नमस्कार। उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। 7 राज्यों की 13 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। बिहार की 1, पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल की 3, पंजाब की 1, उत्तराखंड की 2, मध्य प्रदेश की 1 और तमिलनाडु की 1 सीट पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी भी की जा रही है और उपचुनाव के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़े जा रहे हैं। तो इस बार उपचुनाव को लेकर अपने अपने जीत के दावे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं। अगर बात की जाए तो 7 राज्यों के लिए बिहार की 1 सीट आरजेडी की खाली हुई है, बंगाल की 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट यहाँ टीएमसी की, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें निर्दलीय के चलते खाली हुई है, पंजाब की 1 सीट आम आदमी पार्टी के या विधायक की इस्तीफे के चलते खाली हुई है, उत्तराखंड की 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट बीएसपी के चलते खाली हुई है, मध्य प्रदेश की 1 सीट कांग्रेस के विधायक यहाँ इस्तीफे के चलते खाली हुई है और तमिलनाडु के विधायक के निधन के चलते सीट खाली हुई है जो कि डीएमके की खाली हुई है। तो उसके बाद किसके पक्ष में कौन सीट जा सकती है, कई यहाँ पर सीटों पर इस बार उलटफेर की संभावनाएं लगाई गई हैं क्योंकि उस चुनाव के जो वोट परसेंटेज रहे हैं वो चौंकाने वाले रहे हैं। जहां देरा में यहाँ करीब 63% के लगभग यानी 64% ही लगभग वोटिंग हुई है। हमीरपुर या हिमाचल प्रदेश के लिए भी 65% से ज्यादा मतदान, नालागढ़ में भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सीट पर 75% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। पंजाब की सीट पर करीब 51% वोट शेयर, अमरवाड़ा मध्य प्रदेश की सीट को लेकर 78.38% यानी बम्पर वोटिंग यहाँ पर देखने को मिली है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर भी यहाँ पर जो है करीब 47% वोट शेयर और यहाँ पर 67% वोट शेयर मंगलौर पर देखने को मिली है। वही बिहार की रुपौली सीट पर करीब 51% वोट शेयर, जबकि तमिलनाडु की विक्रमंडी सीट पर करीब 77%, 3% मतदान देखने को मिला है और बंगाल की 4 सीटों पर वोट परसेंटेज में इजाफा देखने को मिला है। रायगंज में यहाँ 67%, रानाघाट में 65%, करीब बागदा में 65% और मानिकतला जो यहाँ पर टीएमसी विधायक की सीट खाली हुई है उसमें करीब 51% वोट देखने को मिले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। किन सीटें किसकी कहां खाली हुई हैं इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो इन 13 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ 3 सीटें खाली हुई हैं, टीएमसी की 1 सीट, निर्दलीय की यहाँ पर 3 सीटें खाली हुई हैं, कांग्रेस की 2 सीटें खाली हैं, 1 सीट बसपा, 1 सीट यहाँ पर आरजेडी और आम आदमी पार्टी की 1 सीट और डीएमके की 1 सीट खाली है। लेकिन इस बार कई सीटों पर उलटफेर की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। जनता ने यहाँ पर जो है किस्मत का फैसला बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का ईवीएम में तय कर दिया है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा चुनाव है और अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। वोटिंग खत्म हो चुकी है, 13 जुलाई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। तो बिहार की रुपौली सीट की अगर बात किया तो करीब 51.14% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। तो आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं। रुपौली विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ महागठबंधन की तरफ से यहाँ पर रुपौली सीट को लेकर यहाँ बीमा भारती पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में यहाँ बीमा भारती को बड़ा झटका रहा और ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है रुपौली विधानसभा उपचुनाव में सीधे तौर पर यहाँ महागठबंधन और अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर रही है। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन यहाँ पर खेला बिगाड़ सकता है क्योंकि यह बिहार में नीतीश कुमार सरकार है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उनको पक्ष में जा सकता है। तो इस सीट को लेकर आंकड़े कहते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की तरफ ये सीट जा सकती है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि बिहार की रुपौली सीट को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो बंगाल की 4 सीटें खाली हुई हैं, 4 सीटों की अगर बात की जाए तो 3 सीटें यहाँ भारतीय जनता पार्टी की और 1 सीट मानिकतला टीएमसी विधायक निधन के चलते खाली हुई है। बाकी 3 सीटों की अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर करीब 65% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। लेकिन टीएमसी जहां से चुनाव जीती थी 2000 इससे पहले जो विधानसभा चुनाव था वो मानिकतला थी, यहाँ करीब 51% वोट शेयर मिली, यानी जहां भी बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है ये माना जा रहा है कि यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और टीएमसी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ सकता है जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 4 सीटों को लेकर अपने अपने दावे हैं। भाजपा विधायक यहाँ पर जो है इस्तीफे के चलते सीटें खाली की थी, कारण से माना जा रहा है कि यहाँ पर टीएमसी यहाँ पर बड़ा उलटफेर कर सकती है लोकसभा चुनाव दौरान, यानी सीधे तौर पर माना जा रहा है कि मानिकतला पर टीएमसी कब्जा जमा सकती है। रायगंज, रानाघाट, दक्षिण और बागदा
सीट को लेकर भी यहाँ पर माना जा रहा है कि खेला यहाँ पलट सकता है, जिस कार के आंकड़े यहाँ देखने को मिले हैं। वोट परसेंटेज ने भी यहाँ पर काफी कुछ हद तक तय किया है। जबकि तमिलनाडु के विक्रमंडी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हुई है और यहाँ की अगर बात की जाए तो इस सीट को लेकर भी यहाँ ज्यादा मतदान देखने को मिला है। और विक्रमंडी सीट को लेकर बात की जाए तो यहाँ डीएमके और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उनके सहयोगी यानी पीएमके के यहाँ पर जो है उम्मीदवार वो चुनावी मैदान में हैं। तो माना जा रहा है कि विक्रमंडी पर जो मतदान प्रतिशत हुआ है वो भी यहाँ पर इजाफा देखने को मिला। 77.73% यहाँ पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। तो माना जा रहा है इस सीट पर भी एनडीए और यहाँ पर डीएमके के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है, जो आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले हैं। जबकि मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट भी इस बार काफी चर्चित सीट रही है। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में चुनावी प्रचार कैंपेन भी करते नजर आए हैं, लेकिन जिस कार से यहाँ बम्पर वोटिंग देखने को मिली है तो माना जा रहा है कि इस बार यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिली है। हालांकि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन कांग्रेस विधायक के इस्तीफे के चलते सीट खाली हुई है। यहाँ 78.38% बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और इस सीट के जो आंकड़े रहे थे वो कांग्रेस के पक्ष में रहे थे जो विधानसभा चुनाव हुए थे। लेकिन अगर बात की जाए तो जो लोकसभा चुनाव रहा था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। यहाँ छिंदवाड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विवेक बंटी साहू ने यहाँ पर जीत हासिल की है और उसके बाद माना जा रही है कि अमरवाड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यह कब्जा जमा सकती है। यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी में आए प्रत्याशी कमलेश शाह और कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के बीच कड़ी टक्कर मानी गई है, लेकिन माना जा रही है कि अमरवाड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल खिला सकती है, जो आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भाई उत्तराखंड की 2 सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों भी काफी महत्वपूर्ण रही हैं, जहां बद्रीनाथ उत्तराखंड के लिए और मंगलौर सीट भी यानी एक सीट कांग्रेस तो एक सीट है बीएसपी विधायक के चलते खाली हुई है। दोनों सीटों की अगर बात की जाए तो दोनों सीटें काफी महत्वपूर्ण रही हैं और दोनों सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए इस सीट पर जो है कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दिया, इस चलते सीट खाली हुई है, जबकि बीएसपी विधायक निधन के चलते सीट खाली है। अगर बात की जाए यहाँ वोट परसेंटेज की तो बद्रीनाथ पर करीब 47.68% वोटिंग देखने को मिली, तो मंगलौर से यहाँ पर 67.28% वोटिंग देखने को मिली है। बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था और बीजेपी ने इन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है। तो माना जा रहा है कि बद्रीनाथ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वही मंगलौर में यहाँ बसपा विधायक के यहाँ पर निधन के चलते सीट खाली हुई है। माना जा रहा है कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है, जो वोट परसेंटेज भी देखने को मिले हैं, यानी दोनों सीटों पर बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वही पंजाब की जालंधर सीट की अगर बात किया तो इस सीट को लेकर भी आंकड़े चौंकाने वाले रहे हैं। हालांकि जालंधर सीट यहाँ आम आदमी पार्टी विधायक के यहाँ इस्तीफे के चलते खाली हुई है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी का भी संसदीय क्षेत्र लगता है और लोकसभा चुनाव में यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी और कांग्रेस ने यहाँ 44,000 तो भाजपा ने 42,000, जबकि आम आदमी पार्टी ने 15,000 मत मिले थे। इस लिहाज से माना जा रहा है कि यहाँ पर भी जो है कांटे की टक्कर है, लेकिन जो आंकड़े हैं जालंधर को लेकर 51% ही लगभग वोटिंग देखने को मिली है। तो आम आदमी पार्टी का यहाँ पर पलड़ा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पंजाब में सरकार है, इसका फायदा उनको विधानसभा के उपचुनाव में मिलता नजर आया है। जबकि हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटें भी महत्वपूर्ण रही हैं। तीनों सीटें निर्दलीय विधायक को चलते खाली हुई हैं। तीनों सीटों के आंकड़े अगर बात की जाए तो देरा में 63.89% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। नालागढ़ में अगर बात की जाए तो 75%, 2% और हमीरपुर में भी 65% के करीब यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। तीनों ही सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी ने इस्तीफा दिया था और तीनों सीटों पर इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या यह फायदा उठा पाएगी कांग्रेस है? तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यहाँ भी सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। निर्दलीय विधायक को इस्तीफा चलते वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो इस कारण से सीधे तौर पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा। तो अब कांग्रेस विशिष्ट यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आंकड़ों के हिसाब से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर 1 से 2 सीटों पर कांग्रेस तो करीब 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है, जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहे हैं। तो उपचुनाव को लेकर बहुत जल्द आपको उत्तर प्रदेश की 10 सीटों का भी महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव के अलावा कई राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें झारखंड या हरियाणा और जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और उपचुनाव की अगर बात की जाए तो इन 13 सीटों में से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3 से 5 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। तो 3 से 5 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच जो इंडिया गठबंधन बना है उसके पक्ष में जा सकते हैं।
करीब 3 से 4 सीट पर अन्य निर्दलीय का भी पलड़ा भारी, जिसमें टीएमसी और डीएमके और आम आदमी पार्टी आ जाती है। लेकिन इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन जो बना है उसकी टक्कर एक बार फिर से देखने को मिली है, लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा ये तो 13 जुलाई को पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं? आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, 13 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे। इन 13 सीटों में से किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।